Hey my studious people, welcome to self-study. So in this part, we'll be studying about heating effect of electric current. This is our fifth and last video in the series of the chapter electricity. Though I said last, but actually not, because after this, we'll be discussing about the numericals and the questions of this chapter. So now the first question which arises is, when we talk about heating effect of electric current, is that how the electric gadgets get heated up. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं ये सब गर्म कैसे हो जाते हैं. वी आर नॉट सप्लाइंग अ हीट एनर्जी. हमने कहीं से भी उसमें कोई हीट एनर्जी तो सप्लाई की नहीं, तो फिर ये क्यों गर्म हो रहे हैं. तो ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू दैट, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब एनर्जी हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होती है, जो हम सेल के थ्रू अपने डिवाइसेस में सप्लाई करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, उससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो स्पेंड होती रहती है, एक्सपेंड होती रहती है. उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो तो कन्वर्ट हो जाती है उन गैजेट्स की वर्किंग में. जैसे कि अगर हमने एक फ़ैन चलाया तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो रोटेट हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में जो एनर्जी थी, वो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. लेकिन सारी की सारी जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती. उसमें से कुछ जो होती है वो उस सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको भी रेज़ कर देती है, तो वो उसके हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है. इसीलिए कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट है कोई और वो थोड़ी देर तक काम कर रहा है, उसके बाद आप उसको जाकर अगर टच करोगे तो इट विल बी वार्म. उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है. वेदर इट इज़ अ बल्ब और इवन योर फोन्स, कंप्यूटर, टीवी, एनीथिंग, इन सब चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में, उसका कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या है, हीटिंग इफ़ेक्ट है उसका. और यही जो इफ़ेक्ट है इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं बहुत सारी हमने अपनी जो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, उसमें, जहाँ पर बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट कर रहे होते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर. अब उस डिवाइस में और कुछ काम नहीं है, वहाँ पे कोई मशीन नहीं चलती. जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें किसी टाइप की कोई मशीन वर्क नहीं कर रही है. बेसिकली हीटर का जो यूज़ है वो क्या है, चीज़ों को गर्म करना, है ना. तो अब वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कम्प्लीटली हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करवा रहे हैं वहाँ पे. ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो हमारी आयरन होती है इलेक्ट्रिक, तो उसको जब हम हीटअप, हमें क्या चाहिए, उसे हीटअप करना है उसको, जिससे कि हम अपने क्लोथ्स को आयरन कर सकें. सो दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and this property is used in the devices where we require to heat our device by the help of electric current. आजकल इलेक्ट्रिक केटल्स आती हैं, इंडक्शन है, ये सब क्या है, this is the exploitation of the property of heating effect of electric current. Now energy, or we can also say call it as power. Power होती क्या है, power is the rate at which work is done. वर्क डन का जो रेट है, मतलब कितने टाइम में कितना काम हुआ, दैट इज़ पावर.
अगर हम ये सोचें कि जो हमारा कोई भी गैजेट है वो कैसे काम कर रहा है, या फिर उसमें जो करंट है वो जो जा रहा है, दैट इज़ आई, और उसके साथ साथ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V. So the current is I and the potential difference is V, and the amount of charge जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके थ्रू दैट इज़ Q in the time t. अगर हम इन सब वैल्यूज़ को ऐसे लें, करंट की वैल्यू I है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज फ्लोइंग इज Q एंड द टाइम इन t टाइम, तो उसके बाद अगर हम पावर की वैल्यू निकालते हैं, दैट व्हेन वी से दैट पावर इज़ वर्क डन पर टाइम, तो वो क्या आ जाता है, वर्क डन इज V इंटू Q, दैट इज़ V Q बाय T. एंड सिंस Q बाय T equals to I, Q by T की वैल्यू I है, so we can also say that P equals to VI. तो यहाँ पे हमें ये पावर की जो है एक पावर के लिए फॉर्मूला मिल जाता है, that when current flowing through the circuit is I and the resistance of that resistor through which the current is flowing is R, and the potential difference across that circuit is V. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है. उस टाइम पर चार्ज फ्लो जो हो रहा है वो Q है, और टाइम जितना लग रहा है इस चार्ज को फ्लो होने में वो T है. तो पावर उस पूरे सर्किट में से कितनी जा रही होगी, दैट इज़ V इंटू Q बाई T, बिकॉज वी से दैट पावर इज़ द रेट ऑफ वर्क डन, कितने टाइम में काम हुआ, दैट इज़ पावर, और वर्क डन की वैल्यू होती है V इंटू Q. अगर इसी को हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे V इंटू Q को, सिंस वी राइट दैट V Q बाय T, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V Q बाय T, V को होल में ले लिया. अब ये जो Q बाय T की जो वैल्यू आती है ये I होती है, तो हम V इंटू I इक्वल्स टू P लिख सकते हैं. So the energy supplied to the circuit by the source in time t, the energy supplied should be equal to P into T. भाई पावर की वैल्यू निकल कर आई है P इक्वल्स टू VI. तो जब हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. एक सर्किट में जितनी एनर्जी जा रही है दैट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. अब अगर ये पावर इंटू टाइम है, पावर की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, VI, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दैट इट इज़ V इंटू I इंटू T. अगर हम P की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें VI से, सो वी कैन राइट दैट एनर्जी इन द सर्किट इक्वल्स टू VI T. और अब इस एनर्जी का हो क्या रहा था, इट वॉज गेटिंग कन्वर्टेड एज हीट एनर्जी. अभी हमने पढ़ा ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या निकाला, VIT. अब अगर हीट एनर्जी जनरेट हो रही है तो ये सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना. भाई एनर्जी हम पढ़ते हैं दैट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ना वो बनती है ना वो ख़त्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है. तो अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी थी तो हीट एनर्जी भी तो इतनी आई, दैट इज़ VIT, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम. Now this energy gets dissipated as heat. So for steady current, मतलब करंट जो है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, स्टेडी रहनी चाहिए. कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा T टाइम में, इक्वल्स टू VIT. Now
when we say that H equals to VIT, then if we are going to apply Ohm's law over here, we find that H equals to I square RT. What does Ohm's law say? Ohm's law say that V equals to I R. From this, अगर मैं VIT में V की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँ, V की वैल्यू क्या है IR, तो अगर V की जगह मैं यहाँ पे IR लिख दूँ और आगे IT है ना, तो I इज़ कमिंग 2 टाइम्स, तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, दैट इज़ I स्क्वायर, बाकी क्या बचा R एंड T. सो दिस इज इट. So by applying Ohm's law to this equation, we get H equals to I square RT, and this is known as Joule's law of heating. ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, that is known as Joule's law of heating. Now let's see some more to it कि Joule's law of heating actually है क्या. So when we say that H equals to I square RT, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को पूरा एक्सप्लेन करें तो क्या निकल के आता है. We say H is directly proportional to I square. H जो है I square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. H is directly proportional to R and H is even directly proportional to T. मतलब क्या है, जो हीट जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब जितना करंट गिवन है, जितना करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में से, उसका स्क्वायर जितना होगा उसके इक्वल होगी. देन द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सर्किट. जितना रेजिस्टेंस है उसका, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड इट इज़ इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. जितना टाइम तक करंट उस सर्किट में से फ्लो कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब देखो, ये जब हम एक्सप्रेशन के टाइप में समझ रहे हैं इसको, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से देखो. जितना ज़्यादा टाइम तक कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ़्लो करती है, वो उतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है. फ़ोन को आप थोड़ी देर चलाने के बाद टच करके देखो और बहुत देर तक चलाने के बाद उसको टच करो, उसके टेम्परेचर का डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा. रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस चीज़ में से जो इलेक्ट्रिकल फ़्लो है उसको जाने से रोकता है ना, बड़ी मुश्किल से निकलने देता है वो इलेक्ट्रॉन्स को. रेजिस्टेंस का वर्क ही ये है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ हीटअप होती है. और लास्ट वन इज़ करंट. तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीटअप होगा. अगर आप अपने घर में इक्विपमेंट्स देखोगे तो जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. जैसे माइक्रोवेव है, जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल केटल है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और तभी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं. तो इसीलिए करंट, रेजिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर ये बढ़ेंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी बढ़ेगी. तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नेक्स्ट वी कम टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑल्दो हम लोग इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी कुछ अभी ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल जो कुछ 1 या 2 चीज़ों का हमारे कोर्स में आता है वो हम देखेंगे. किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी पूछी जाती है, स्पेशली इन फिज़िक्स, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये बताना है कि जो हमने
कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ देखते हैं। जैसे अभी हमने हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के, तो हम हाँ इसे अपने घर के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में देखते हैं। जितने भी गैजेट्स हमने देखे हैं उन सब में क्या था, हीटिंग इफ़ेक्ट ही तो था। तो वहाँ पर हमें लिखना, ये बताना होता है कि प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें हीट रिटेन हो बहुत ज़्यादा और वो ग्लो करके लाइट को एमिट करे। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो और वो थर्मली आइसोलेट रह सके। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके होते हैं। अब ये बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जो फिलामेंट है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिटेन करनी चाहिए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सके और लाइट एमिट कर सके। जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी लाइट एमिट करेगा, तो इसलिए उसको हीट रिटेन करनी पड़ती है, मतलब उसके अंदर हीट रह सके। दूसरा, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी हम कह रहे हैं कि उसके अंदर हीट रहनी चाहिए, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा तो थोड़ी देर ही वो हीट अप रहेगा और वो तो मेल्ट कर जाएगा बड़ी जल्दी। ऐसे तो बल्ब जलेगा ही नहीं। सो इफ़ इट हैज़ टू रिटेन हीट, so its melting point should automatically be high. Next is that it should be it should have a high melting point, and that bulb should be thermally isolated. Why? Because अगर ये जो बल्ब है ये थर्मली आइसोलेट नहीं होगा तो ये जो रिटेंशन थी हीट की ये रहेगी नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप हीट अप करते हो और उसको ऐसे ही रख देते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। जो उसके अंदर हीट होती है वो एनवायरनमेंट की तरफ डिसिपेट हो जाती है। सो इट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड, जिससे कि जो हीट है वो उसमें से बाहर ना जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं तो उसका जो फिलामेंट है उसको लेते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इट्स मोर देन इनफ टू रिटेन हीट। नेक्स्ट इज़ दैट इसको थर्मली आइसोलेट करने के लिए इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस जो है वो बल्ब में फिल की जाती है। समटाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि वो जो येलो वाले बल्ब्स होते हैं ना, जब वो फ्यूज़ होते हैं तो उनके अंदर पूरा वाइट सा कुछ हो जाता है। ओनली समटाइम्स, एट अदर टाइम्स इट हैपन्स कि उनका फिलामेंट टूट जाता है। तो जो वो वाइट गैस आपको उसके अंदर दिखाई देती है दैट इज़ ईदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन गैस जो है उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे इनएक्टिव, मतलब उस नाइट्रोजन गैस को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है, और जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। सो दैट इज़ वाई दे कीप दैट टंगस्टन फिलामेंट इनसाइड द बल्ब आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड। नेक्स्ट वी कम टू फ्यूज़। अब फ्यूज़ का क्या काम होता है, इट प्रोटेक्ट्स आवर अप्लायंसेस and circuits by stopping the flow of high electric current. घर में बाहर फ्यूज़ लगा रहता है या फिर हमारे गैजेट्स में भी फ्यूज़ लगा रहता है। जब लाइट का भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो सडनली जब लाइट चली जाती है हम लोग बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। वो कहाँ उड़ गया, उसको पंख थोड़ी लगे थे जो वो उड़ गया। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि फ्यूज़ वायर जो होती है वो मेल्ट कर जाती है। दो मेटालिक पॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में एक वायर लगा दी जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब बाहर से करंट इसके अंदर आता है तो अगर वो करंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होता है, मतलब जितना यहाँ पे जो भी गैजेट है या हमारे घर का जो कनेक्शन है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट इसमें आया, तो उसकी वजह से ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगी
और अगर ये वायर बीच में मेल्ट हो गई तो सर्किट टूट गया, और एक बार सर्किट टूटा तो करंट जो है वो आगे तक नहीं आएगा, और हमारा जो भी गैजेट है या हमारे हाउस का पूरा जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये फंक्शन होता है फ्यूज़ का। जब भी कभी करंट जो है वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा का आता है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट कर जाती है। फ्यूज़ वायर के मेल्ट होते ही जो सर्किट है वो टूट जाता है और करंट आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो भी चीज़ उससे कनेक्टेड थी वो प्रोटेक्ट रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती। उसके बाद आपको सिर्फ ये वापस से फ्यूज़ वायर चेंज करनी होती है एंड द गैजेट विल वर्क अगेन। तो अब ये जो फ्यूज़ वायर होती है ये या तो मेटल की बनी हुई होती है या अलॉय की बनी हुई होती है, और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। और इसकी जो वैल्यू होती है हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम फ्यूज़ वायर कितनी अमाउंट का उसमें लगा रहे हैं। तो सपोज़ करो एज एन एग्जांपल गिवन इन योर बुक इज सेज दैट अगर आपके जो गैजेट्स हैं उसका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 4.54 एम्पियर, इतना जो है आपके गैजेट का रिक्वायरमेंट है करंट का। तो इसके लिए आप जो हैं वो 5 एम्पियर का फ्यूज़ वायर लगा सकते हो, 4 एम्पियर का नहीं लगा सकते, इससे कम का नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर इससे कम का लगाओगे तो आपके गैजेट को प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ही नहीं, वो नहीं चलेगा। और अगर इससे बहुत ज़्यादा का लगा दोगे तो वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तब भी फ्यूज़ हो जाएगा। सो इट शुड बी ईदर दिस वैल्यू और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकता और इससे बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। Next we come to power. So power is rate of doing work, मतलब कितना काम जो है वो कितनी देर में हुआ। It is also known as rate of doing work, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पावर का जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे थे। इसी को हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। हमारे घर में जो एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज़ ऑल्सो पावर, or we can also say it as rate at which electric energy is consumed or dissipated or consumed in an electric circuit. Look, these are 3 statements. I have explained all these 3 to you. इसका रीज़न ये है कि ये आपको इनमें से किसी भी स्टेटमेंट को देकर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है। नाउ दिस क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। अगर आप पावर याद करके जाते हो दैट इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन आता दूसरा वाला है, सो वो आपको कंफ्यूज करता है। सो इट्स बेटर दैट यू लर्न इट इन ऑल द 3 फॉर्म्स। तो जब हम कह रहे हैं दैट पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, और हम ऑलरेडी इसको पहले पढ़ चुके हैं, सो वी नो दैट P इक्वल्स टू VI. Now substituting the value of V here with I square, similarly by applying Ohm's law. How? We say P equals to VI, and by Ohm's law we know that V is equal to IR. तो substituting this value over here, अगर हम यहाँ से V को हटा दें, so V gets I square R. एंड फर्दर ये जो I स्क्वायर R है हम इसको V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हैं। कैसे? बिकॉज I इक्वल्स टू V बाय R. So when I equals to V by R, I square R can be written as V square R. थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। V by R इंटू V by R, ये तो है वो I स्क्वायर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे देखा, हमने पढ़ा ना I इक्वल्स टू V by R। तो I स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं V by R इंटू V by R।
इंटू आर, वो ये वाला आर है जो हमने पढ़ा आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू इज़ वी बाय आर इंटू वी बाय आर, और आर ये वाला जो था वो यहाँ आया, तो इन दोनों को हमने कट कर दिया। सो फाइनली वी गेट वी स्क्वायर बाय आर एज द वैल्यू। सो पावर इनमें से तीनों में से किसी भी फॉर्म में जो भी वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो है वॉट। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। Now what this watt is? Power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। मतलब इतनी पावर जब एक डिवाइस कंज्यूम कर ले, जब वो 1 एम्पियर का जो करंट है वो उसमें से फ्लो कर रहा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, उसे उतनी जो पावर है उसे हम कहते हैं 1 वॉट। And 1000 watt equals to 1 kilowatt। Now electrical energy equals to power into time। पावर तो हमने देख लिया वॉट है, लेकिन हमने एनर्जी देखा था ना, पावर इनटू टाइम था। तो पावर की हमने जो एसआई यूनिट निकाली वो थी वॉट, और टाइम की कितनी आर, तो it becomes watt hour। So 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of energy is used for 1 hour। जब 1 watt एनर्जी 1 आवर के लिए यूज़ हो रही है जिस टाइम पे, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज़ 1 watt hour। The commercial unit of electrical energy। So now the commercial unit is 1 kilowatt hour। देखो 1 watt hour में हम कॉमर्शियल यूनिट्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि 1 watt hour एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अगर उसमें हम कॉमर्शियल यूनिट का मतलब है जिस रेट पर हमें इलेक्ट्रिसिटी घर में मिलती है, उसमें जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना इतनी यूनिट तक का बिल है, इतनी यूनिट हो गई हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो किलोवाट आवर में जो हैं कैलकुलेट की जाती हैं। वॉट आर इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। नाउ इमेजिन, अब आप यहाँ से और दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है उसको मिलीमीटर में कैलकुलेट करो या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करो, सो इट विल गिव यू अ वेरी ह्यूज नंबर and it's hard to remember and hard to calculate. So that's why we use a more convenient system, that is kilometer. Similarly, जब हम कॉमर्शियल यूनिट लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो हम किलोवाट आवर लेते हैं, वॉट आवर नहीं लेते। पर किलोवाट आवर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? किलोवाट आवर की वैल्यू है, देखो हमने किलोवाट है इसमें और आर है। किलोवाट की वैल्यू हमने देखी थी 1000 वॉट थी, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर वी गेट इज 3.6 इंटू 10⁻³ वॉट सेकंड। ये 1 किलोवाट का आर का वॉट सेकंड में कन्वर्जन है, और वॉट सेकंड को हम जूल्स भी कहते हैं, है ना। Energy is in joules. We calculate energy in joules. So we can say here 3.6 into 10⁻³ joules of energy equals to 1 kilowatt hour. This is known as the commercial unit of electric current. Thank you all for watching the video. Subscribe the channel if you haven't, or if you are for the first time on the channel, so that you get timely notifications of the future videos. Like the video if you have liked it and share it amongst your pals.